लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कैसे फर्टिलाइजेशन हो रही है ओवम एंड स्पर्म के बाद, कैसे जाइगोट बन रहा है, ठीक है। So we had talked about the 2-cell stage, 4-cell stage and ultimately the formation of the blastocyst, ठीक है। अब ब्लास्टोसिस्ट में आप देखो कि उसके 3 पार्ट्स हैं। वन इज द एम्ब्रियोब्लास्ट, जिससे एम्ब्रियो डेवलप होगा। सेकंड इज द ब्लास्टोसिस्ट, जिससे क्या होगा, एमनियोटिक कैविटी डेवलप होगी। एंड लास्ट इज द ट्रोफोब्लास्ट, जो कि सेल्स मॉडिफाई होके कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेंगे, हाँ, HCG, ठीक है। So today we will be talking about the development of the placenta. ये दिखाया हुआ है कैसे placenta starts developing. Now let's come to the placental formation. Please keep quiet. पीछे से मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, नहीं तो जितने पीछे हैं वो सारे पहले के 5-4 बेंचेस में आके बैठेंगे, ठीक है। So now we start on the formation of the placenta and the implantation, ठीक है। जल्दी सेटल हो। So आपने पहले ही पढ़ा था कि ओव्यूलेशन से 10 से 12 दिन के बाद इम्प्लांटेशन होती है। इट टेक्स अराउंड 10 to 12 days फॉर द फर्टिलाइज्ड ओवम टू ट्रेवल फ्रॉम व्हाट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। कहाँ होती है फर्टिलाइजेशन? एम्पुला। एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होने के बाद यूट्रस तक पहुंचने में और इम्प्लांट होने में उसे 10 to 12 days लग जाते हैं। इम्प्लांटेशन में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं? कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म हेल्प्स इन द फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांटेशन में क्या चीज हेल्प कर रही है? इम्प्लांटेशन में क्या चीज हेल्प कर रही है? सर्वाइकल म्यूकस। तो अगेन स्पर्म को आगे जाने में हेल्प कर रहा है ना। सर्वाइकल म्यूकस जब थिन एंड इलास्टिक होती है, पैरेलल उसकी एंडोमेट्रियम की जो डेवलपमेंट है वो ऐसी होती है, सॉफ्ट होती है कि इम्प्लांटेशन हो सके। लेकिन एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स जो हैं वो स्टिकी हैं, तो स्टिकीनेस ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट विल हेल्प इन द इम्प्लांटेशन, ठीक है। एंडोमेट्रियम पे पैड है, इट इज सॉफ्ट, इजिली स्टिकीबिलिटी ट्रोफोब्लास्ट की होती है उसके साथ, तो उससे जो भी हमारा जाइगोट बना है वो वहां पे जाके चिपक जाता है, ठीक है। द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बिकम साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिटियोट्रोफोब्लास्ट। जो बाहर की लेयर है वो सेल्स ही रहेंगे, प्रोटेक्टिव सेल्स रहेंगे, तो वो हो गई साइटोट्रोफोब्लास्ट। जो अंदर के सेल्स हैं उनमें ग्लैंड्यूलर डेवलपमेंट हो जाएगी और वो उनको हम बोलते हैं सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, जो कि बाद में क्या करेंगे, HCG सिक्रीट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऑब्वियसली जैसे ही सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट बने वैसे ही ब्लड में HCG का लेवल राइज होना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम 10 से 12 दिन में पोस्ट द मिस्ड पीरियड अगर हम वो करवाते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं HCG का थ्रू ब्लड सैंपल लेके, तो हमारा HCG लेवल रेस्ड होगा और प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी। लेकिन हम लोग ब्लड सैंपल अवॉइड करते हैं, वी डोंट रियली नीड टू, बिकॉज आफ्टर 2 weeks दिस HCG स्टार्ट्स कमिंग इन द यूरिन। सो हम यूरिन बीटा HCG यूरिन टेस्ट करवाते हैं, जिससे कि कंफर्म हो जाता है कि प्रेगनेंसी हुई है। So the trophoblasts become cytotrophoblasts, which are large polyhedral cells. They are surrounded by syncytiotrophoblasts. Syncytium का मतलब होता है कि उनके बीच में कोई भी गैप्स नहीं है, there are no gap junctions, they are closely related to each other. ऐसे कौन से होते हैं गैप, ऐसे गैप जंक्शंस को क्या बोलते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं? टाइट जंक्शंस या एडहेरेंट, एक और होता है गैप में तो गैप है, डेस्मोसोम, जिसमें एक साइड थिक होती है, दूसरी साइड बिल्कुल सॉफ्ट रहती है और मिल जाते हैं सेल्स, ठीक है। सो कोरियोनिक विलाई आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ प्लेसेंटा, दे बिगिन टू फॉर्म अबाउट 12th डे फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन। अब तुम ये देखो कि प्लेसेंटा डेवलपमेंट में दोनों यूनिट्स आती हैं, फीटल यूनिट भी आएगी और मैटरनल यूनिट भी आएगी। प्लेसेंटा इज फॉर्म फ्रॉम दो,
बोथ द थिंग्स। और ये जो कोरियोनिक विलाई है ये फीटल यूनिट से मैटरनल यूनिट की तरफ को जाते हैं, ठीक है। लार्ज एंड कॉइल्ड ब्लड वेसल्स होते हैं ताकि कंप्लीट ब्लड सप्लाई जाती रहे बिटवीन द यूट्रस एंड बिटवीन द फीटस एंड द, ठीक है। Placenta is combination of interdigitant fetal and maternal tissues that serves as an organ of exchange between the mother and the fetus during the pregnancy. Fetal part किससे बना हुआ है? Trophoblast cells की outermost layer से। Maternal किससे बना हुआ है? Endometrium से, जो कि कोरियन के नीचे, ठीक है। जो जब आया अपने ट्रोफोब्लास्ट आए चिपके, तो यूट्रस की कौन सी लाइनिंग है? अपनी एंडोमेट्रियल लाइनिंग है। और जो लाइनिंग इसकी जाइगोट की कौन सी लाइनिंग है? ट्रोफोब्लास्ट। तो ये दोनों लेयर्स मिला के आपके प्लेसेंटा को बनाएंगे। और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप रहता है जो कि मैटरनल फ्लूइड से फिल्ड अप रहता है, ठीक है। उसी फ्लूइड गैप में ही आपकी सारी आर्टरीज, वेन्स, यूट्राइन आर्टरी, यूट्राइन वेन, फीटल आर्टरी, फीटल वेन, वो सभी उसी में से निकलती है, ठीक है। Chorionic villi, they are the finger-like projections which originate from the trophoblast cell. So, chorionic villi, they originate from the trophoblast cells, extend from the chorion into the endometrium. ठीक है, बच्चे से मदर के एंडोमेट्रियम की तरफ को ये जाते हैं। Chorionic villi contain a rich network of capillaries. Obviously, each villus is surrounded by a pool of maternal blood which is called the placental sinus. अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटल सर्कुलेशन क्या है? यूट्राइन आर्टरी, यूट्राइन वेन्स। यूट्राइन आर्टरी से ब्लड जाएगा बच्चे को, यूट्राइन वेन से वापस होगा, एंड अम्बिलिकल आर्टरी एंड अम्बिलिकल वेन से बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। ये सारे आर्टरीज और वेन्स एक स्ट्रक्चर में इनक्लोज हैं। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? अम्बिलिकस। क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। बेटे कब तक चलते आना है आपने? नाउ वी कम टू द फॉर्मेशन ऑफ द एमनियन। सो दिस वाज के प्लेसेंटा का कैसे कोरियन और एमनियन बनेगा और अल्टीमेटली दोनों लेयर्स मिलके प्लेसेंटल मेम्ब्रेन बना देंगे, ठीक है। वी नो कि फीटस है, फीटस कंप्लीटली फ्लूइड में सराउंडेड है और उसके आसपास प्लेसेंटल मेम्ब्रेन उसको इनक्लोज करती है। ये प्लेसेंटल मेम्ब्रेन जो है ये कोरियन और एमनियन से बनी हुई है। अब एमनियन कैसे बनता है? Once the placenta is formed, the fetal heart rate begins to pump the blood at about the 5th week. 5th से 6th week of gestation में fetal heart rate की development होती है, fetal pump करना शुरू कर देता है blood को। A layer of epithelial cells in the villi and a layer of endothelial cells in the fetal capillary separate the maternal and the fetal blood। पता है हमको कि जो fetal blood है उसका आपका epithelial cells और मदर के जो कैपिलरीज हैं, जो अम्बिलिकल आर्टरी वगैरह है, उसका आपका एंडोथेलियम, ये सेपरेट कर रहा है। इसी के थ्रू आपकी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होती रहेगी। अ स्पेस इज फॉर्म्ड बिटवीन द इनर सेल मेम्ब्रेन एंड द कोरियन विच इज कॉल्ड द एमनियोटिक कैविटी। दिखाएं आपको कहाँ है ये? सी, हैव अ लुक एट दिस। बाहर निकल जा, निकल जा बाहर। तो मैंने ना अकाउंट से पकड़ के बाहर निकालना है, तेरे को नहीं निकाल रही, तू तो निकल ही जा, तू भी निकल जा। तो अपने आप ही जो खड़ा हो गया तो तू तो निकल। यू गेट आउट, निकल, गेट आउट राइट नाउ। तो ये देखो ये कैसे आपका योग सैक क्या थी? योग सैक जो प्लीज कीप क्वाइट, 4th वीक ऑफ जेस्टेशन में, 3rd वीक ऑफ जेस्टेशन से योग सैक बननी शुरू हो जाती है। यहां से आपका एम्ब्रियो बनेगा एंड ये आपका कैविटी है जिसके अंदर फ्लूइड फिल था। कौन सी कैविटी? ब्लास्टोसील, जो कि अल्टीमेटली बनेगी एमनियोटिक कैविटी। और इसको ये जो सराउंड कर रही है, दिस इज द एमनियो, ठीक है। अब क्या होगा कि ये कैविटी बढ़ती जाएगी, एम्ब्रियो ये बढ़ जाएगा, योग सैक आपकी धीरे धीरे छोटी हो जाएगी, ये चीज बढ़ती जाएगी, कैविटी बढ़ती जाएगी और ये जो एमनियन है ये इसके साथ फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। सी, कैविटी हैज इंक्रीज्ड, एम्ब्रियो बन गया, योग सैक छोटी सी रह गई, एम्बिलिकल कॉर्ड बन गई अपनी, जिससे सारे वेसल्स वगैरह पास हो गए और जो एमनियन था वो आपके कोरियन से फ्यूज हो गया। तो ये आपकी प्लेसेंटल लेयर्स बन गई, कोरियन, एमनियन एंड कोरियोनिक विलाई, ठीक है।
with a small space in between them. Yellow वाली space वैसे की वैसे ही रही है. So cavity enlarges and is slowly lined by the epithelial cell layer derived from the innermost cell mass called the amnion or the amniotic sac. ठीक है, तो amnion and the amniotic sac एक ही बात है, समझो इस चीज को. Amnion finally fuses with the chorion to form a single combined membrane that surrounds the fetus. The fluid in the amniotic cavity is amniotic fluid. क्या काम है इसका? एक तो बच्चे की हेल्प करेगा कि कोई भी मैकेनिकल प्रेशर आया है या वो नहीं लगने देगा. सेकेंडली उसकी एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट को मेंटेन करेगा, टेम्परेचर पीएच मेंटेन रहेगा बच्चे के लिए. ठीक है, ये एमनियोटिक फ्लूइड का काम है. एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये है कि एमनियोटिक फ्लूइड से हम लोग अगर उसको लेते हैं एमनियोसेंटेसिस करते हैं. एमनियोसेंटेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच वी remove the amniotic fluid with the help of a long needle under sonographic guidance. अल्ट्रासोनोग्राफी में देखते देखते बहुत लंबी नीडल से एमनियोटिक कैविटी तक पहुंचते हैं और उसमें से एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं. क्यों निकालते हैं? क्योंकि उसमें बच्चे के सेल्स हैं. तो व्हाट वी कैन नो, क्रोमोसोमल स्टडीज हम कर सकते हैं. तो जेनेटिक स्टडी हर तरीके की कर सकते हैं कि कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी बच्चे को तो नहीं है. अगर है तो वो हम we will advise the parents to abort the child. Secondly, बहुत पहले इसी प्रोसेस से सेक्स डिटर्मिनेशन होता था. आजकल सोनोग्राफी से वैसे सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैंड, बट एमनियोसेंटेसिस से तो कंप्लीटली बैंड है. होता भी है इन आउटर कंट्रीज, इंडिया में तो नहीं होता, लेकिन बाहर कुछ कंट्रीज में होता है सेक्स डिटर्मिनेशन. तो वो किससे होता है? सोनोग्राफी से. सोनोग्राफी में दे कैन सी द ऑर्गन ऑफ द चाइल्ड एंड दे कैन कंफर्म इट दैट इट्स अ मेल और अ फीमेल. ठीक है, बट दैट इज आफ्टर 3 months व्हेन कंप्लीटली द ऑर्गन्स आर डेवलप्ड. लेकिन अर्ली अगर प्रेगनेंसी को हमें पता करना चाहते हैं, हम 12 वीक्स के आसपास सेक्स डिटर्मिनेशन करना चाहते हैं, तो वी हैव टू डिपेंड अपॉन एमनियोसेंटेसिस. इट इज कंप्लीटली बैंड बिकॉज ऑफ फीमेल फीटिसाइड. ओके, fetus is attached to the placenta by the umbilical cord. Eventually it is only the amniotic sac that separates the fetus from the uterine lumen. Okay, amniocentesis, aspiration of the fluid can be done as early as 16 weeks by inserting a needle. Genetic defects, they can be understood. Chromosome study कर सकते हैं. Amniocentesis for diagnosis of fetal sex is banned in India. ये feto-placental unit है. मैं जस्ट एक इसका रिव्यू दे देती हूँ. वैसे आप लोग ये एंडोक्राइन में पढ़ोगे, व्हेन यू विल बी स्टडिंग अबाउट द सेक्स हार्मोन्स, तो आप पढ़ोगे. अब feto-placental यूनिट का मतलब क्या है कि फीटस और प्लेसेंटा, फीटस और मदर के बीच में प्लेसेंटा जो एक्ट कर रहा है वो एज अ ट्रांसपोर्टर एक्ट कर रहा है. कोई भी सब्सटेंस जो फीटस में बन रहा है वो मैटरनल ब्लड में जाएगा और मैटरनल ब्लड में जाके वो कुछ नया प्रोडक्ट बनाएगा. ठीक है, कैसे? जैसे आप देखो, प्लेसेंटा से कोलेस्ट्रॉल जाएगा. यार मुझे पानी. ये प्लेसेंटा है और ये फीटल एड्रिनल है. फीटल एड्रिनल में जो हार्मोन्स बनने हैं वो प्लेसेंटल ब्लड के थ्रू जो कोलेस्ट्रॉल आ रहा है उससे बनेंगे और ये हार्मोन्स इन्फ्लुएंस करेंगे मदर के हार्मोन्स को. ठीक है, यू विल बी स्टडिंग इट व्हेन यू आर स्टडिंग द सेक्स स्टेरॉइड, सो आई एम नॉट गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन इट. प्लेसेंटा से कोलेस्ट्रॉल गया, प्रोजेस्टेरॉन बना. प्रोजेस्टेरॉन ने फीटल एड्रिनल के ऊपर एक्ट किया और कॉर्टिसोल बनाया. और फीटल एड्रिनल में जो प्रिकर्सर्स हैं उससे आपका ईस्ट्रोल एंड ईस्ट्रोडाइल विच आर द ईस्ट्रोजन हार्मोन्स जो कि मैटरनल साइड पे राइज करने शुरू हो जाएंगे. सो दिस इज अ फीटल प्लेसेंटल यूनिट के मतलब फीटस मदर के हार्मोन्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है और मदर के ब्लड में जो प्रोडक्ट्स हैं वो फीटस के एड्रिनल के ऊपर एक्ट करके फीटल हार्मोन्स को बना रही है. ठीक है, Now we come to infertility. This is done with this. ये questions आपको नहीं आते इसलिए अपन ने इसको quickly cover किया है because ये placenta और implantation और ये वो आता नहीं है, ये आपके journal knowledge के लिए है basically. ठीक है, infertility पे note आ सकता है. Infertility is the inability of a couple to conceive. We know that after 1 year of unprotected sexual intercourse. This is a complete definition. We say that it is the inability to reproduce. No, the thing is कितने टाइम में. तो वो टाइम पीरियड जो है वो जरूरी है कि 1 साल के अनप्रोटेक्टेड सेक्स में भी अगर कंसेप्शन नहीं हो पाता है तब हम उसको जाके इनफर्टिलिटी लेबल करते हैं. मोस्टली व्हाट हैपन्स, यंग कपल्स आफ्टर 6 months और सो कि भाई अभी बेबी ट्राई करेंगे, 6 months के लिए ट्राई करेंगे, नहीं हुआ
so they start and go in for the infertility treatment, which should not be given. Ideally it should be not be given. पैसे कमाने के लिए तो आदमी कुछ भी करता है, लेकिन वैसे आइडियली आपको हमेशा एडवाइस करनी चाहिए कि 1 साल तक वेट करें। 1 साल तक अगर आपके हार्मोन लेवल सही हैं, स्पर्म लेवल सही है मेल के, तो यू कैन गो इन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द इनफर्टिलिटी, अदरवाइज यू शुड अवॉइड इट। ठीक है। इन फीमेल्स इनफर्टिलिटी के कॉजेज क्या हो सकते हैं? सबसे पहले ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा, ठीक है, रियली ओवम ही नहीं बना, तो ऑब्वियसली पेरिटोनियल फैक्टर्स, पेल्विक एडिशंस, पेल्विक पेरिटोनाइटिस। पेल्विक एडिशंस किस एक कंडीशन में बहुत कॉमनली हो जाते हैं? एनाटॉमी में पढ़ा है क्या? आफ्टर सर्जरी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेल्विक एडिशंस बहुत कॉमन हो जाते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन सर्जरी। हाफ ऑफ द us must be having already have had that surgery. अपेंडिक्स के रिमूवल के बाद, जैसे लेप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टमी जब अपन करते हैं तो उसके बाद एडिशंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन होती है ना, वो ज्यादातर लॉन्ग स्टैंडिंग होती है। व्हाट हैपेंस इज कि अपेंडिक्स धीरे धीरे डेवलप होता है। इट्स वेरी रेयर केस के सडनली अपेंडिक्स हो गया है, तो अपेंडिक्स एकदम से नहीं होता, थोड़ा एब्डोमिनल पेन होता रहता है आफ्टर फूड इनटेक या कुछ, जिसको हम इग्नोर करते रहते हैं। जब वो इस लेवल पे बढ़ जाता है कि हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते या पेन किलर से बंद नहीं कर सकते, तब जाके वी गो इन फॉर अ सोनोग्राफी और वी विजिट द डॉक्टर। तो मोस्टली अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने से पहले जो अपेंडिसाइटिस है, जो इन्फ्लेमेशन है, वो लॉन्ग स्टैंडिंग है। और लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लेमेशन क्या करती है? वहां पे रेडनेस करेगी, टिश्यू ब्रेकेज करेगी, टिश्यू हीलिंग होगी, तो क्या होगा? फिब्रोसिस होगा। तो लॉन्ग स्टैंडिंग अपेंडिसाइटिस और लेप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टमी के बाद एब्डोमिनल एडिशंस होने बहुत कॉमन है। अब एडिशंस 2 चीजें करते हैं, एक तो ओवम रिलीज होगा जब, तो फिम्ब्रे उसको पिकअप नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतने एडिशंस हैं कि उसकी जो मूवमेंट है स्मूथ मसल्स की वो नॉर्मल नहीं हो पाती, तो आपकी जो ट्यूब्स हैं उसको पिक ही नहीं कर पाती। सेकेंडली, जहां से जहां फाइबर बना, एडिशन का मतलब क्या है? एक चीज से दूसरी चीज को एडहेयर कर दिया, तो उसने जो फिलोपियन ट्यूब की जो नॉर्मल एनाटमी है उसको डिस्टॉर्ट कर दिया, तो ओवम पिकअप भी हो गया, तो उसमें ट्रेवल नहीं कर पाएगा, अपनी साइट पे रीच नहीं कर पाएगा। इसलिए एब्डोमिनल अपेंडिसेक्टमी के बाद अगर पेशेंट आपके पास इनफर्टिलिटी के आया है, तो आपको पता करना चाहिए कि उसके अपेंडिसेक्टमी का ऑपरेशन कब हुआ है और उसके एडिशंस को स्टडी करना चाहिए। एडिशंस आप सोनोग्राफी में स्टडी नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू गो इन फॉर अ लेप्रोस्कोपी स्टडी। ठीक है, लैप कोली। चलिए, सो नेक्स्ट इज ट्यूबल फैक्टर्स। उसमें बायलेटरल या कंप्लीट ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। किस चीज से ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन मोस्ट कॉमन है? बताओ, ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन मोस्ट कॉमन किस कंडीशन में हो जाती है? कीप क्वाइट। पढ़ना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, पढ़ाना भी पड़ेगा। किसमें मोस्ट कॉमन कंडीशन है जिसमें ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाती है? वेरी कॉमन इन इंडिया। नो, नॉट इन कैंसर। इन्फेक्टिव कंडीशन की बात कर रहे हैं अपन। सेल्फिंजाइटिस किसमें? फ्रॉम सेल्फिंजाइटिस तो ट्यूबुलर इन्फ्लेमेशन का नाम है, हो किसमें रहा है? कौन सी ऐसी कंडीशन है? उसमें ESR भी हाई आता है, उसमें लिम्फोसाइट्स भी बढ़े हुए होते हैं। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस मोस्ट कॉमन रीजन है इंडिया में ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन का। ठीक है, क्या क्या इसमें 3 फीचर्स आते हैं। पेशेंट को प्राइमरी इनफर्टिलिटी होगी, ठीक है, हो सकता है सेकेंडरी भी हो अगर ट्यूबरक्लोसिस लेटर डेवलप हुई, बट मोस्टली क्या होता है कि रूरल एरिया से आते हैं तो पहले ही बच्चा नहीं हो रहा, तो ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन हो दिखती है हमको, तो उसका सबसे पहला रीजन हम ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर देखेंगे कि कहीं इसको ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है। तो टीबी में क्या क्या देखेंगे हम? वी विल बी डूइंग व्हाट? एक तो हम डाई डाल के देखेंगे कि ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन कितना है। अगर तो बिल्कुल ही डाई बाहर नहीं आ रहा तो दैट मीन्स कि पेशेंट की ट्यूब कंप्लीटली ब्लॉक्ड है, सो वी कैन एडवाइज हर टू गो इन फॉर व्हाटएवर, जो भी उसको ट्यूबेक्टमी करा के और गिफ्ट और जिप टेक्निक से कराना है बेबी, तो दैट इज ओके। सेकेंडली, ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोज करने के लिए हम क्या चीज करते हैं? हम उसका कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल कराते हैं। कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल में क्या चीजें आएंगी? ESR बढ़ा हुआ होगा अराउंड 30-40, अगर 100 तक बढ़ा हुआ है तो इट इज अ कैंसरस कंडीशन, 40 के आसपास तक है तो ट्यूबरक्लोसिस सस्पेक्टेड रहता है।
फिर लिम्फोसाइट काउंट, लिम्फोसाइट काउंट हमेशा आपका हाई आएगा इन ट्यूबरक्लोसिस। TLC विल बी ऑन द नॉर्मल रेंज, लेकिन लिम्फोसाइट काउंट विल बी हायर। ठीक है, तो ये तो आपका ट्यूबरक्लोसिस का डायग्नोस होगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लिम्फ नोड्स देखते हैं, क्योंकि लिम्फ नोड 100% एनलार्ज्ड होंगे। अगर लिम्फ नोड्स एनलार्ज्ड हैं तो हम उसकी बायोप्सी करके ट्यूबरक्लोसिस को कंफर्म करके पेशेंट को एडवाइस कर देते हैं। ठीक है, तो ट्यूबल ब्लॉकेज बहुत ही कॉमन रीजन है इनफर्टिलिटी का। ओवम बनना ही नहीं, ये तो बहुत ही रेयर है, दिस इज वेरी रेयर। द मोस्ट कॉमन कॉज इज अ ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन। यूट्राइन फैक्टर्स, एंडोमेट्राइटिस। एंडोमेट्राइटिस क्या होती है, एंडोमेट्रियम की इन्फ्लेमेशन है, कंटिन्यूसली एंडोमेट्रियम इन्फ्लेम्ड है। उसमें क्या होगा, या तो पेशेंट को बहुत हैवी ब्लीडिंग चलती होगी, मेंसेस नॉर्मल होंगे लेकिन ब्लीडिंग बहुत हैवी होगी और बहुत पेनफुल होगी। ठीक है, तो दैट इज क्वाइट अ गुड इंडिकेशन ऑफ एंडोमेट्राइटिस कि इसको एंडोमेट्रियम इसका डिस्टर्ब्ड है। सोनोग्राफी पे डिपेंड करते हैं, उसी से डायग्नोज करते हैं। इंट्रायूट्राइन एडिशंस अपन ने बात कर ही ली कि जैसे इंट्रायूट्राइन एडिशंस का मोस्ट कॉमन कॉज बताओ, गेस करो। यूटीआई नहीं, यूटीआई आपको एडिशंस देगा यूट्राइन पैसेज में, इसमें नहीं देगा, यूट्रस में नहीं देगा। यूट्रस में क्यों, डीएनसी, डायलिटेशन क्यूरेटेज, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज। जो डीएनसी जो अबॉर्शन हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, नॉट विद द हेल्प ऑफ टैबलेट्स। टैबलेट इज डूइंग समथिंग एंटायरली डिफरेंट एंड द प्रोसीजर इज डूइंग समथिंग एंटायरली डिफरेंट। प्रोसीजर में हम लोग क्या करते हैं कि सर्विक्स को डायलेट करके अंदर से क्यूरेटेज करते हैं, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज। क्यूरेटेज का मतलब क्या होता है, पीस मील धीरे धीरे क्यूरेट करके चीज को निकालना। तो आप जब क्यूरेट कर रहे हो तो आप एंडोमेट्रियम को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। जब वो हील करेगा तो उसमें फिब्रोसिस होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इंटरनली इंट्रायूट्राइन एडिशंस बन जाते हैं। अब अगर इंट्रायूट्राइन एडिशंस बन गए तो अगली बार जब पेशेंट प्रेगनेंसी ट्राई करेगा तो इम्प्लांटेशन होगी ही नहीं, क्योंकि इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम को स्मूथ होना जरूरी है, प्लस ट्रोफोब्लास्ट को स्टिकी होना जरूरी है। तो ट्रोफोब्लास्ट की स्टिकीनेस तो है, लेकिन एंडोमेट्रियम रिसीव करने के लिए स्मूथ है ही नहीं। इतने एडिशंस और इतनी इरेगुलरिटी है कि वो ओवम वहां पे जाके, वो गैमीट जाइगोट वहां पे जाके चिपके का ही नहीं, इम्प्लांटेशन होगी नहीं। इसीलिए फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर हम मोस्टली कहते हैं कि अवॉइड करो, इट शुड नॉट बी अवॉइडेड, दो रीजंस के कारण। फर्स्ट इज कि अगर डीएनसी करनी है तो यूट्राइन एडिशंस हो सकते हैं, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी। सेकेंड, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाएगी आफ्टर डीएनसी, जिसके कारण अगेन आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी। ठीक है, so intrauterine additions or anatomical defects can prevent the implantation of the fertilized ovum. Anatomical defect बताओ कौन सा, यूट्रस में एनाटॉमिकल डिफेक्ट कौन सा हो सकता है? सेप्टा, यूट्राइन सेप्टा। पढ़े नहीं है क्या, एनाटमी नहीं पढ़ी क्या अभी? अच्छा, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम एनाटमी में हुआ ही नहीं अभी। ठीक है, तो यूट्रस के बीच में सेप्टा बन जाते हैं। यूट्रस अपना पियर शेप्ड है। कई बार क्या होता है कि देयर इज सेप्टा विच इज ग्रोइंग इन द यूट्रस। कई बार तो वो यूट्रस को दो रीजन्स में डिवाइड कर देता है, विच इज अ बाइफिड यूट्रस। दो यूट्रस हो गए तो उससे डेवलपमेंट नहीं हो पाती, ओवम को समझ नहीं आता कहाँ चिपकना है। सेकेंडली, अगर सेप्टा मिडवे भी है, पूरा नीचे तक डेवलप भी नहीं है, तो भी इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं होती, क्योंकि प्रॉपर एंडोमेट्रियम नहीं बनता। ठीक है, तो यूट्राइन सेप्टा इज द मोस्ट कॉमन एनाटॉमिकल कंडीशन जिसमें, हाँ भैया क्या कर रखा है, मरवाओगे क्या है? उसके बाद आपके सर्वाइकल फैक्टर्स। सर्वाइकल फैक्टर्स में अपन ने क्या कहा था कि जो सर्वाइकल म्यूकस है उसका पीएच एडिक्वेट होना चाहिए ताकि स्पर्म आराम से ट्रेवल कर सके, उसकी पैरेलल फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आराम से जा सके, एंड सेकेंडली बेटा पढ़ लो, इट शुड बी थिन एंड इलास्टिक। तो अगर सर्वाइकल म्यूकोजा थिन एंड इलास्टिक नहीं है तो अगेन आपका स्पर्म ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा और इनफर्टिलिटी का कॉज हो जाएगा। इसको क्या हुआ? ठीक है, सो दिस वाज द सर्वाइकल फैक्टर। और कौन सा फैक्टर हो सकता है? मेल पार्टनर का स्पर्म काउंट अगर लेस हो या स्पर्म्स की मूवमेंट कम हो। ठीक है,